तो यूरोपीय यूनियन के साथ जो है भारत के रिश्ते और यूरोपियन यूनियन में क्या चेंजेस किस तरीके के आ रहे हैं। पहले हम लोग बात करते हैं यूरोपीय यूनियन में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या इश्यूज़ बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आफ्टर 1945 यूरोप जो है फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। यूरोप के लिए ये बहुत ज़रूरत था कि एक पावर ब्लॉक के रूप में अपने को इस्टेब्लिश करें, और यही चीज़ें स्टार्ट हुई यूरोपियन इंटीग्रेशन के रूप में। 1951 में जो है स्टील कोल कम्युनिटी बनी, 57 में रोम स्टैच्यू के थ्रू यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी, 1967 में यूरोपियन कम्युनिटी बनी, और 93 में फाइनली जो है मास्ट्रिक्ट संधि के थ्रू यूरोपियन यूनियन बना। और इस पूरे प्रोसेस में यूरोप अपने को काफ़ी मजबूत करता गया। यूरोप के सामने कंसर्न क्या थे आफ्टर 1945? सबसे बड़ा कंसर्न था इकोनॉमिक, क्योंकि दो वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी इकॉनमी जो है उनकी कोलैप्स कर गई थी। तो ऐसे में इन लोगों ने फंक्शनलिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है ये अपने को इंटीग्रेट किया। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, इन सब चीज़ों को इन लोगों ने स्टार्ट किया। और इन लोगों ने ये फील किया कि यूएस के साथ जो है अगर हम नज़दीकी बढ़ाते हैं तो हमें उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, एक बड़ा मार्केट भी रहेगा और एक इकोनॉमिक जो है सिक्योरिटी भी इन लोगों के पास वहाँ पर रहेगी। तो जो यूएस लेड वेस्टर्न इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप हुआ उसमें इन सभी कंट्रीज़ ने अपना अपना पार्टिसिपेशन वहाँ पर किया और उसका इन लोगों को फ़ायदा मिला। दूसरा सबसे बड़ा थ्रेट इनके सामने था सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में जो थ्रेट था वो रशिया था, क्योंकि वो यूएसएसआर हो चुका था, और यूएसएसआर जो है वो जिस तरीके से कम्युनिज़्म को एक्सपेंड कर रहा था, ईस्टर्न यूरोप में पूरी तरीके से कम्युनिज़्म जो है वो फैल चुका था। ईस्टर्न यूरोप जो है बिल्कुल वेस्टर्न यूरोप बिल्कुल ख़तरे में था, और स्पेशली जब जर्मनी का डिवीज़न हुआ तब तक तो मतलब बहुत ज़्यादा ये इशू बन चुका था। तो दो बड़े इशू यहाँ पर थे। तीसरा, यूरोप को अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करना था, तो इन लोगों ने काफ़ी फ्लेक्सिबल जो है इमिग्रेशन पॉलिसी शुरुआत में रखा, लोगों को आने जाने दिया यहाँ पर। तो इन लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे कंसर्न भी इससे रिलेटेड यहाँ पर बढ़ने लगे, जो आज बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गए हैं। तो यूरोपियन यूनियन जब 93 में बना तो उसके तीन जो हैं मेन पिलर थे। पहला पिलर था कि एक तो इकोनॉमिक पॉलिसी को कॉमन किया जाए, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी। दूसरा ये था कि कॉमन जो है फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी किया जाए, और तीसरा जो डोमेस्टिक और ह्यूमन अफेयर जस्टिस है, डोमेस्टिक अफेयर और जस्टिस, इसके लिए कॉमन जो है पॉलिसी यहाँ पर बनाया जाए। तो इन लोगों ने इस जो है इसके लिए यूरोपीय यूनियन ने काम करना स्टार्ट किया। अब प्रॉब्लम ये रही कि अगर हम यूरोपियन इकोनॉमिक जो है यूनियन की बात करें या यूनिटी की बात करें, तो इकोनॉमिक जो इंटीग्रेशन था इनका बहुत रैपिडली हुआ। इन लोगों ने कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, कॉमन टैरिफ पॉलिसी बनाई, कॉमन फिशरीज पॉलिसी, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी, कॉमन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हर एक चीज़ जो है वो एक जैसी होती गई। और इनके साथ साथ यहाँ पर जो है इन लोगों ने यूरो करेंसी को स्टार्ट किया। इन लोगों ने फिर यहाँ पर जो है यूरो करेंसी के साथ साथ इन लोगों का स्टार्ट हुआ यूरोपियन बैंक वहाँ पर आया। तो इसने यूरोपियन कंट्रीज़ को इंटीग्रेट किया, और उसका रिजल्ट क्या रहा कि इंट्रा जो रीजनल ट्रेड इन लोगों का है आपस में, लगभग 55% ट्रेड आपस में करते हैं। तो ये एक बहुत सिंगल मार्केट के रूप में बहुत बड़ा पावर ब्लॉक इन लोगों ने अपने को बना लिया है। सिविलियन पावर के रूप में इनको देखा जाता है। तो यूरोप अपने आप को अगर सिंगुलर फॉर्म में रहता तो शायद इतना मजबूत नहीं होता, लेकिन कलेक्टिवली यूरोप बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। लेकिन अब इनके सामने रियल चैलेंजेस इकोनॉमिक फ्रंट पर आ रहे हैं। आफ्टर 2008 एक ग्लोबल रिसेशन आया। ग्लोबल रिसेशन का इम्पैक्ट इन लोगों में दिखा और लंबा खिंचा। 2013 में यूरोजोन क्राइसिस आया, उसने और ज़्यादा यहाँ पर जो है रिसेशन को मजबूत किया। अब इन लोगों ने यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिसेशन आया उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहे? सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये रहा कि यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक यूनिटी थी उस पर ही सस्पेशन वहाँ पर स्टार्ट हो गए। स्पेशली नॉर्थ और साउथ यूरोप में ये पूरा डिवीज़न यहाँ पर बढ़ गया। साउथ यूरोप के जो कंट्रीज़ थे उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया कि वो यूरोपियन इकोनॉमिक क्राइसिस के सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन लोगों ने हैवी पब्लिक एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया था, और फिजिकल जो मैनेजमेंट होना चाहिए, फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए, वो इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में नहीं थी। लेकिन जब ये कोलैप्स होने लगे, जब ये सॉवरेन डेट क्राइसिस से, संप्रभु ऋण संकट से गुजरने लगे, बैंकरप्ट होने लगे, तो ऐसे में इन लोगों को हेल्प चाहिए थी। आईएमएफ ने हेल्प देने से मना कर दिया शुरुआती दौर में, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोपीय यूनियन में आ गई। यूरोपियन यूनियन के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि अगर वो इनको न हेल्प करें तो इसका पूरा इम्पैक्ट, चूँकि ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, तो इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज़, नॉर्थ कंट्रीज़ तक वहाँ पर पहुँचेगा।
लेकिन नॉर्थ कंट्री ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे, तो इसलिए उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो जो हैं यहाँ पर अपनी इकॉनमी को ज़्यादा फोकस वहाँ पर करें। तो उनके यहाँ भी प्रोटेक्शनिज्म चल रहा था, वो इकोनॉमिक जो बर्डन था वो नहीं लेना चाहते थे साउथ यूरोप का। तो ऐसे में एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट नॉर्थ और साउथ यूरोप के बीच में यहाँ पर देखा गया। तो ये एक मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम आया। दूसरा, इकोनॉमिक जो रिसेशन आया था उसने एक यहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर दिया था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो यहाँ पर बढ़ी, उसका ये परिणाम ये निकला कि इन लोगों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि आखिर हमारी जो है ये जो क्लास डिवीज़न हमारे यहाँ बढ़ रहा है, जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है, इन लोगों ने इमिग्रेशन को माना, तो इसलिए इन्होंने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं उनको स्ट्रिक्ट करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया। फिर इनके साथ साथ जो है ग्लोबल ट्रेड जो हो रहा था उसमें धीरे धीरे आफ्टर 2013 जो है ग्लोबल रिसेशन के बाद जब से यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया, तो वर्ल्ड वाइड जो है उसका इम्पैक्ट भी जो है वह इनके ऊपर यहाँ पर दिखने लगा था। स्पेशली चाइना के जो चीप मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स थे उन्होंने यूरोप के मार्केट में अपना प्लेस बना लिया, और आज चाइना जो है इनका एक बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर में से एक है। तो ये सब रियल चैलेंजेस इकोनॉमिक लेवल पे आ गए। अब इन इकोनॉमिक लेवल पे जो चैलेंजेस यूरोपियन यूनियन में आई हैं, इनकी वजह से इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। कंसिक्वेंसेस ये हैं कि ये लोग अपना जो फाइनेंशियल रिफॉर्म चाहते थे, उस फाइनेंशियल रिफॉर्म में ये उस तरीके से आगे मूव नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर जो है प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो कंट्रीज़ हैं अब इनमें कंसेंसस बहुत से इशूज़ पर नहीं रह गया है। तो और इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो असिमेट्रिक इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस है। जो क्राइसिस एक ग्लोबल रिसेशन का रहा है वो समान रूप में नहीं रहा है। नॉर्थ यूरोप में अलग तरीके का इम्पैक्ट, साउथ यूरोप में अलग तरीके का इम्पैक्ट है। तो इस वजह से जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको देखने का जो अप्रोच नॉर्थ यूरोप का है और साउथ यूरोप का अलग अलग है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ रही है कि आगे क्या ये फाइनेंशियल रिफॉर्म यहाँ पर कैरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मेजर यहाँ पर जैसे ये लोग क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, कार्बन टैक्स सिस्टम जो है अपने यहाँ लेकर आने वाले हैं। तो ये सब मुद्दे जो हैं यहाँ पर इंडिया के साथ FTA वगैरह की बात चल रही थी। तो इसलिए जो है यहाँ पर अब आगे का फाइनेंशियल रिफॉर्म ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये पहला बड़ा मुद्दा यहाँ पर आ रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी कॉमन बनाया हुआ था नाटो के फोरम पर, और वहाँ पर जो है अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन आफ्टर 2000 जिस तरीके से रसिया एक्सपेंड कर रहा है अपने आप को, तो रशिया के एक्सपेंशन एग्रेशन ने नाटो के ओवर स्ट्रेचिंग को प्रमोट किया। नाटो अपने आप का विस्तार करने लगा। ईस्टर्न यूरोप में कई कंट्रीज़ को अपना मेंबर बनाना स्टार्ट कर दिया। रोमानिया तक वहाँ पर पहुँच गया जो ब्लैक सी से लगा हुआ रीजन है, कंट्री है। तो ये और जॉर्जिया वगैरह को भी अप्रोच किया जाने लगा नाटो के मेंबर और यूरोपियन यूनियन के मेंबर के रूप में भी बातें होने लगी। यूक्रेन तक जब बात आई तो रशिया जो है उसके लिए लगा कि भाई यूक्रेन जो है वो एक बफर जोन है, और उस बफर जोन में अगर नाटो एंट्री करता है तो रशिया की नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेंटी के लिए रियल थ्रेट होगा। और उसका रिजल्ट निकला ये कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, और अब उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में सिक्योरिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। अब एक इशू यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में ये भी आ रहा है कि क्या नाटो रिलायबल जो फोरम है फॉर देयर सेफ्टी, फॉर देयर सिक्योरिटी, तो ये एक बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा इनके सामने प्रॉब्लम आ रहा है कि जो माइग्रेशन यहाँ पर हुए हैं उसके बाद से यहाँ पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ चुके हैं। स्पेशली यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे हैं वो देखे जा रहे हैं कि लोकल लेवल पर जो है कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे हैं, कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे हैं, और इनके साथ साथ जो है जिस तरीके से टेररिज्म ISIS का एक्सपेंशन वगैरह यहाँ पर हुआ है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के सामने इनके सामने रियल थ्रेट यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक रशिया के फॉर्म में जो है एक्सटर्नल थ्रेट है, और एक जो है यहाँ पर इंटरनल थ्रेट टेररिज्म, इमिग्रेशन और इन सब चीज़ों को लेकर है। तो इस वजह से अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं? इसके कंसिक्वेंसेस ये हैं कि नाटो जो है उसके ऊपर सवाल खड़ा हो गया कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ नाटो। वहाँ पर जो है ये रिलायबिलिटी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या यहाँ पर अलग होगी,
इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही हैं। हालांकि अभी भी जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं वो नाटो पे ही भरोसा कर रही हैं, लेकिन ये इशू यहाँ पर जो है मजबूत हो रहा है। दूसरा कि जो इंटरनल सिक्योरिटी के सामने थ्रेट हैं, उनके कंसिक्वेंसेस ये हैं कि अब ये इमिग्रेशन पॉलिसी को स्ट्रिक्ट कर रही हैं। अब इसकी वजह से जो है यहाँ पर जिस तरीके से बाहर से लोग आ रहे थे, अब उन लोगों के आने पे रोक लगेगा, और अगर ये रोक लगता है तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आने वाले समय में फिर बढ़ेंगी। इनके लेबर सप्लाई जो इनका अभी तक हो रहा था, वो लेबर सप्लाई कैसे हो पाएगा, किस रूप में हो पाएगा, ये भी एक चैलेंज इनके सामने है। तो दूसरा चैलेंज यहाँ पे भी आ रहा है। और तीसरा लास्ट ये है कि डोमेस्टिक और जो यहाँ पर जस्टिस की पॉलिसी है वो एक करने की बात चल रही थी कि इसके लिए इन लोगों ने यूरोपियन पार्लियामेंट बनाया, यूरोपियन जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर बनाया हुआ है और कॉमन पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं। लेकिन उसका रिजल्ट अभी क्या निकल रहा है? राइट विंग पार्टी जो है इस बार यूरोपियन पार्लियामेंट में विक्ट्री कर ली है। राइट विंग जो है वो अपने मतलब जो नेशन फर्स्ट वाला कंसेप्ट है या यूरोसेंट्रिक जो पूरा का पूरा अप्रोच है, तो उसकी तरफ वो आगे बढ़ेगी। और जो बहुत से रिफॉर्म्स वगैरह हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, चाहे इमिग्रेशन को लेकर हो, उस तरीके के जो रिफॉर्म्स यहाँ पर इस फोरम पे होने चाहिए थे डोमेस्टिक लेवल पे, वो नहीं हो पाएगा। और पहले भी जो है यहाँ डेमोक्रेटिक डेफिसिट का एक कंसेप्ट आ चुका है ऑलरेडी कि अगर यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन एग्जीक्यूटिव सारे डिसीजन लेगी तो यहाँ पर जो मेंबर नेशन की सॉवरेंटी है उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा। तो इसीलिए लिस्बन ट्रीटी जो है उसको जो है कंट्रीज़ ने रेक्टिफाई नहीं किया। तो यानी कुल मिलाकर जो कंक्लूज़न यहाँ पर है कि यूरोपियन जो पूरा का पूरा फोरम है, यूनियन है, उसके सामने, उसकी यूनिटी, उसके फ्यूचर के सामने एक रियल थ्रेट इस वक्त दिखाई दे रहा है। और ऐसे में बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या फ्यूचर यूरोपियन यूनियन का होने वाला है। तो ये एक पहला जो कंसर्न यहाँ पर है। अब इसमें जो है जो कुछ बड़े इश्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यूरोपियन जो क्राइसिस है, एक तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस चला ही आ रहा था। पैंडमिक जब से आया है तो पैंडमिक ने भी जो है कोविड पैंडमिक, उसके बाद से जो है इनकी यूनिटी और कमज़ोर वहाँ पर हुई। और वहाँ पर जो है अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग पाथ वहाँ पर लेते हुए दिखाई देते रहे हैं। जैसे ब्रिटेन ने यहाँ से एग्ज़िट किया तो ब्रेग्जिट का एक बड़ा कंसेप्ट आया। और इनके अलावा जो है जो मेंबर नेशन हैं उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर, फ्रांस और इटली के बीच में कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि इटली में जिस तरीके से राइट विंग जो है एक पार्टी वहाँ पर है और वो जो है एक अलग तरीके का नैरेटिव लेकर बिल्ड करना चाहती है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त यूरोपियन यूनियन के सामने आ रहा है वो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल डिलेमा आ रहा है कि क्या यूरोपियन यूनियन में जो है आइडियोलॉजी के लेवल पर जो है कंट्रीज़ वो आने वाले समय में डिवाइड होने वाली हैं, राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग। और अगर ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है तो ये यूरोपियन यूनियन को कहाँ पर लेकर जाएगा, क्योंकि लेफ्ट विंग जो है कई प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को लेकर आना चाहती हैं। राइट विंग जो है वो अपने नेशन की जो यहाँ पर सिक्योरिटी है और इकोनॉमिक सेफ्टी है, उन सब पे फोकस करना चाहते हैं। तो ये जो है एक इनहेरेंट जो है कंट्राडिक्शन वह यूरोपियन यूनियन में बिल्ड कर रहा है। और इसलिए ये एक सवाल यहाँ पर बन रहा है कि क्या आगे का रिस्पॉन्स होने वाला है। तो यूरोपियन यूनियन क्राइसिस जो है फेज से गुजर रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। अब इसको देखने के दो नज़रिए हैं। पहला, क्या वाकई यूरोपियन यूनियन इरेलेवेंट हो रहा है? तो यहाँ पर पहले अगर रेलेवेंट अगर हो रहा है हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर चैलेंजेस तो आप दुनिया भर के गिना लेंगे, लेकिन क्या ये यहाँ पर जो है ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि ग्लोबल रिसेशन आया, यूरोजोन क्राइसिस आया, उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन ने, और ब्रेग्जिट आया, मतलब इस तरीके के शॉक यूरोपियन यूनियन को लगे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है अपने आप को कन्फाइंड रखा हुआ है। जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इन लोगों ने किए, खासकर सदर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर तमाम तरीके के रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे, फिजिकल डिसिप्लिन में लाने की कोशिश की गई, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि अब ये लोग जो हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस से कम आगे निकल रहे हैं। वहाँ पर जो है कोविड ने जो है जब इनके हिट किया तो कोविड के समय में इन लोगों ने कई तरीके के प्रोग्राम्स, कई तरीके के स्कीम्स यहाँ पर जो है स्टार्ट किए, बेल आउट पैकेजेस यहाँ पर आए और कोविड मैनेजमेंट के लिए एक कॉमन पॉलिसी इन लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई थी। और उन सब का रिज़ल्ट ये निकला कि कोविड से जो है इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को जो है वह मजबूत किया हुआ था। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर हैं, ये कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को जो है
वो मजबूत करते हुए दिखाई दी हैं। यूक्रेन क्राइसिस जिस तरीके से आया और यूरोपियन कंट्रीज़ ने जिस तरीके से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, जिस तरीके से यूक्रेन का बैकअप ये लोग कर रहे हैं, इससे इनकी यूनिटी एक बार फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है और क्राइसिस जो है वो इनको यूनाइट कर रहा है। तो ये यहाँ पर जो है क्राइसिस कमज़ोर भी कर सकता है, क्राइसिस मजबूत भी कर सकता है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन को के फ्यूचर को लेकर जो सबसे बड़ी थ्योरी चल रही है वो ये चल रही है कि ये जो क्राइसिस आए हैं इनका जो रिस्पॉन्स रहा है उसने इनको यूनाइट किया है और रीडिस्कवर, री एग्जामिन, रेट्रोस्पेक्टिव जो है एनालिसिस करने का इनको मौका दिया है। इसलिए यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने आप को नए सिरे से जो है एडजस्ट कर रहा है, नए तरीके से जो है वह अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन का फ्यूचर जो है वो ऐसा नहीं है कि कमज़ोर यहाँ पर है। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुद्दा है, जैसा हमने कहा कि यहाँ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके सामने रियल थ्रेट क्या है। रियल थ्रेट ये है कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो बहुत तेज़ी के साथ स्ट्रक्चरल चेंज से गुजर रहा है। ये देखा जा रहा है कि दुनिया भर में जो है वो नए सप्लाई चेन वहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, नए जो है मार्केट वहाँ पर आ रहे हैं और उन मार्केट को कैप्चर करने का जो कंपटीशन चल रहा है वो बड़े स्तर पर चल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़ उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? यूरोपियन कंट्रीज़ अभी तक यूएस की लीडरशिप में ही काम कर रहे थे। यूरोपियन यूनियन के सामने सबसे बड़ा जो क्राइसिस है कि यूएसए जो है क्या वो एक सही क्रेडिबल लीडर के रूप में है इस फोरम का, इस मंच का, या इन्हें ब्लाइंड सपोर्ट करना चाहिए यूएसए का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब इनका वर्जन चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है यूरोप का, और यही यहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है कि ये जो ब्लॉक है क्या ये कमज़ोर हो रहा है। जैसे ईरान पर सैंक्शन अमेरिका ने लगाया तो बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़ उससे एग्री नहीं करते थे क्योंकि उनके कई तरीके के इंटरेस्ट वहाँ पर वेस्टेड थे। इसी तरीके से जो इज़राइल फ़िलिस्तीन क्राइसिस चल रहा है उसमें भी यूएस की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कई यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो एग्री नहीं करती हैं उस तरीके के स्टैंड को, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपना एक अलग तरीके का एजेंडा लेके चल रही है और वो है री अप्रोचमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी जो लार्ज इकॉनमीज़ हैं लाइक इंडिया, चाइना, इन सब के साथ जो है इन लोगों ने काफ़ी रिलेशन हाल के दिनों में बनाए हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है कहीं ना कहीं वह अल्टरनेटिव्स को देख रहा है। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि ये जो ब्लॉक है नेटो का ब्लॉक है, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ का ब्लॉक, क्या ये कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि इनके जो ग्लोबल अप्रोचेज़ हैं वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। पहला सबसे सीरियस क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है कि जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो आने वाले समय में बनी रहेंगी। मतलब कि नॉर्थ और सदर्न जो है यूरोप में जो डिवीज़न है, असिमिट्री है, असमानता है, वो आने वाले समय में वो गैप फुलफिल नहीं होने वाला है। वो यहाँ पर अभी भी बना हुआ है और सदर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके सामने क्राइसिस लाइक सिचुएशन हमेशा बनी रहेंगी। इससे एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या यूरोपियन यूनियन का जो अपना एक प्रपोजल था एक्सपेंशन की पॉलिसी, क्या वो अपने को एक्सपेंड कर पाएंगे? तो इसमें जो है यहाँ पर सस्पिशन क्रिएट हो रहा है कि अब शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत से मेंबर नेशन वो इसका जो ओवर एक्सपेंशन यूरोपियन यूनियन का करने की बात चल रही है उससे जो है अभी जिस तरीके से जो ग्रुप है वो अपने को कन्फाइन नहीं कर पा रहा है, जब और एक्सपेंड करेगा तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो ये इस तरीके की बातें भी यहाँ पर चल रही हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो आने वाले समय में जो एक्सपेंसन अगर हुआ तो ये और ज़्यादा यहाँ पर डिसइंटीग्रेट होगा और ब्रेक्जिट ने इस तरीके के जो है जो वॉइसेस हैं उनको और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत कर दिया है। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है यूरोप के सामने क्राइसिस वाला, वह है जो पूरी दुनिया में प्रोटेक्शनिस्ट मेजर चल रहा है, नेशन फर्स्ट का जो इशू चल रहा है। रिसेशन और पेंडेमिक ने इनके यहाँ पर भी वो काम किया है और जिस तरीके से राइट विंग पार्टीज़ को पॉपुलैरिटी यहाँ पर गेन हो रही है, इससे जो है लेफ़्ट पार्टीज़ के ऊपर भी जो है वो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेफ़्ट अब फार लेफ़्ट नहीं हो सकता है, अब वो जो है सेंट्रिस्ट होने की कोशिश, वहाँ पर मॉडरेट होने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में जो है अगर कोई भी कंट्री आता है वह इमिग्रेशन पॉलिसी और इन सब चीज़ों में जो है अपने को अगर सही तरीके से वह नहीं ढालता है, नहीं उस तरीके का जो है मैनेजमेंट करता है,
तो उस पार्टी की और उस गवर्नमेंट को जो है पॉपुलैरिटी यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे में अगर ये इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं, ट्रेड वगैरह को चेंज करते हैं उसके तरीके को, तो ये आने वाले समय में ग्लोबल एलिनेशन का भी रीज़न बन सकता है। जो ये यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, जो इनका बाहर ग्लोबल ट्रेड है, उससे ये अलग थलग हो सकती हैं। तो इनके सामने इकोनॉमिक लेवल पर जो है फ्यूचर में क्राइसिस आ सकती है, क्योंकि अभी एक और चीज़ ये दिख रही है कि भाई चाइना से इन लोगों ने दूरी बनानी स्टार्ट की है, कुछ कुछ कंट्रीज़ ने, स्पेशली इटली ने चाइना से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए। तो ऐसे में जो है इनके सामने ये आएगा कि क्या ये ग्लोबल मार्केट जो है डिस्कवर कर पाएंगे जिस तरीके से। इसमें एक और बड़ा इशू है, वो ये है कि ये एडवांस्ड इकॉनमीज़ हैं और फ्यूचर में जिस तरीके से जो है जिस इकॉनमी की तरफ ये आगे मूव कर रहे हैं, वो क्लीन एनर्जी की तरफ, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ, इस तरीके की इकॉनमी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर ये आगे इस तरीके से बढ़ेंगे, अगर आज का न्यूज़ आप देखें तो कार्बन टैक्स 25% इन लोगों का प्रपोजल है और ये एस्टिमेट है कि अगर इंडिया का जो ट्रेड है इन लोगों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, वो इस कार्बन टैक्स के आने के बाद 0.5% ऑफ जीडीपी इंडिया को लॉस होने वाला है। तो अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो नॉन टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर आएंगे तो इनका जो ग्लोबल ट्रेड है उसको भी हैम्पर कर सकते हैं। और जिस तरीके से एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन न्यू इमर्जिंग इकॉनमी इमर्ज कर रहे हैं, तो जो ग्लोबल मार्केट है वो भी तो शिफ्ट होगा इसके साथ। तो इसलिए यूरोपियन जो है यूनियन का इकोनॉमिक फ्यूचर के सामने ये रियल थ्रेट यहाँ पर भी आ रहा है। इनके साथ साथ जो है इनके सामने एनर्जी सिक्योरिटी का क्राइसिस है। जो रशिया के साथ यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, अगर ये रशिया के साथ जो है आने वाले समय में चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करते हैं तो इनके सामने जो है बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि क्लीन एनर्जी अभी रियल नियर फ्यूचर में सब्स्टिट्यूट नहीं है ये फॉसिल फ्यूल्स का या जो है न्यूक्लियर एनर्जी का, इन सब चीज़ों का जो है ये अभी सब्स्टिट्यूट रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, क्लीन एनर्जी नहीं है। तो रशिया यूक्रेन के साथ जो मतलब चल रहा है यहाँ पर, तो इसमें इनके सामने प्रॉब्लम आएगी कि जितना ये रशिया को लेकर रिस्ट्रिक्टिव होते जाएंगे और रशिया का मतलब कि जो नाटो का जो एग्रेशन है वो बढ़ता जाएगा, तो फिर इनके सामने यहाँ एनर्जी मार्केट का भी एक क्राइसिस आएगा। तो ये सब सिचुएशन यूरोपियन कंट्रीज़ को यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। ये सब रियल फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पर आने वाली। अब ऐसे में जो आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा वो ये है कि एक तरफ हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि नेशन फर्स्ट का कंसेप्ट यहाँ पर चल रहा है और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन जो एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आज तक वो अपने आप को बना के रखा हुआ था। क्या यह नेशन फर्स्ट का कंसेप्ट अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल इंटीग्रेशन के एंड का यह दौर यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है? ये क्या इस तरीके का हम इसमें कंक्लूज़न ये इतने डिबेट से हम निकाल सकते हैं? शिवम, अगर आपका इस पर कोई स्टैंड है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए कि जो मतलब नेशन फर्स्ट का जो इमरजेंस हो रहा है फीलिंग का, तो अब इससे क्या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो है वर्ल्ड वाइड, क्या वो खतरे में है, थ्रेट में है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? सर डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा वीक तो करेगा ही, क्योंकि जो अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इनके पास एक कॉमन इनकी मॉनेटरी पॉलिसी है और इनका जो 4 जगह है स्पेशली इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ पर ये एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं, दिस फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पीपल। तो अगर हम नेशन फर्स्ट की अप्रोच लेके चलेंगे तो जो इनका सुपरा नेशनल कंसेप्ट है ये वापस नेशन स्टेट कंसेप्ट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि फिर ये अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर इनका ये होगा कि अपने लोगों को जॉब देना है, बाहर से इमिग्रेशन को रोकना है, तो कहीं ना कहीं सर ये वीकेंड करेगा। तो इसके लिए इनको कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। उसके लिए फिर इनको जो यूरोपियन यूनियन का जो प्लेटफॉर्म है, जैसे ईयू का पार्लियामेंट हो गया या जो यूरोपियन बैंक हो गया, चाहे इनकी जो कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें इनको कहीं ना कहीं एक लेवरेज देना पड़ेगा स्पेसिफिक कंट्रीज को, ये उसके अकॉर्डिंग जो उनको कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करने हैं वो अपना कर पाए, तभी एक हम रीजनलिज्म को भी सपोर्ट कर पाएंगे और हम ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि जो राइजिंग इनइक्वालिटीज है उसको भी हम कहीं ना कहीं टैकल कर पाए। जैसे कि अगर जैसे राइजिंग इनइक्वालिटी की जो बात आ रही है कि जैसे कि डेवलप कंट्री में भी हो रही है और डेवलपिंग कंट्री में भी हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि
आने वाले टाइम में नॉर्थ साउथ नहीं रहेगा, मे भी पूरा वर्ल्ड क्लास में डिवाइड हो जाए। तो वहां पर सर ये किया जा सकता है कि जैसे कुछ कंट्रीज है लाइक फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, वो अपने यहाँ टैक्स बढ़ा सकते हैं। जो सुपर रिच है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टैक्स पे कर रहे हैं, वो इतने सारे लूप होल्स है, तो वहां पर कुछ टैक्स बढ़ा सकते हैं। तो उस टैक्स को गवर्नमेंट यूज करके कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज जो बढ़ रही है उसको कम करने के लिए यूज कर सकती है। तो इसके थ्रू सर हम दोनों चीज को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या मतलब ये आप कह रहे हैं कि रीजनल इंटीग्रेशन जो है वो खतरे में है, मतलब ये थ्रेट में है? सर इकोनॉमिक फ्रंट पे सेट पे है, बट अगर हम जैसे मिलिट्री सिक्योरिटी की बात करें, तो जैसे कि रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, तो इससे नाटो वीक नहीं हुआ, इससे एक्चुअली कंसोलिडेशन ऑफ नाटो हो गया। अभी सारी यूरोपियन कंट्रीज एक साथ वापस आ गई हैं। जैसे जर्मनी ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, फ्रांस ने बढ़ा दिया, जो फ्रांस पहले लेफ्टिनेंट था। तो मिलिट्री के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सर वहां पर तो कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं वीक हो रहे हैं और कहीं एक साथ भी आ रहे हैं। तो मतलब टोटली ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मतलब पूरा ही वीक हो गया, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ क्राइसिस की सिचुएशन आ रही है जहां पर इनको साथ में आके एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुकेश कुछ बोल रहे थे आप? ये सर मेन जो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है सर, वो क्या है कि इनके जो इंटरनल जो कंट्रीज है उनमें से ट्रेड सबसे ज्यादा ट्रेड इनका 55% वही इनको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दे रहा है। लेकिन जैसे ही जब नेशनलिस्ट पॉलिसी जब बढ़ेगी तो ये जो ट्रेड होगा ये ट्रेड में ये कमजोर होंगे। जब ट्रेड में कमजोर होंगे तो इनकी बैंकिंग और इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी वो कमजोर होगी। तो इनमें क्या होगा, जो इंटीग्रेशन का जो मेन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो वाला पॉइंट कमजोर होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन फाइनेंशियली तो सॉरी इकोनॉमिकली तो कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर जैसा कि इन्होंने शिवम जी ने बोला कि दूसरे फ्रंट्स पे अगर देखा जाए, क्योंकि ये जो है इंटर डिपेंडेंट है, नॉट ओनली इकोनॉमिक पर दूसरे जो कल्चरल हो गया और दूसरे जो सिक्योरिटी के बेसिस पे, तो सिक्योरिटी के बेसिस पे ये लोग नाटो पे डिपेंडेंट है। तो अगर ऐसे क्राइसिस, यूक्रेन जैसे क्राइसिस आ गए, तो ऐसे क्राइसिस में उन लोगों के पास कंसोलिडेशन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस फ्रंट पे तो ये क्या होंगे, कंसोलिडेट होंगे, इकट्ठा होंगे। बट इकोनॉमिकली अगर नेशनलिस्ट पॉलिसी है तो ऑब्वियसली कमजोर होंगे। तो ये पॉइंट सर मेरा ये कहना है कि जो आपके राष्ट्रीय हित होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, जो आज के विश्व में देखा जा रहा है। ऐसे में सर अभी कल इस बात पर चर्चा हुई थी कि क्या डीग्लोबलाइजेशन की थ्योरी मतलब प्रासंगिक होती नजर आ रही है क्या। तो जैसे शिवम जी ने कहा कि ये क्वेश्चन जैसे आपका था सर कि क्या क्षेत्रीय संगठनों का दौर खत्म हो रहा है, यानी कि EU जैसे क्षेत्रीय संगठन अगर कमजोर पड़ेंगे तो निश्चित है कि इम्पैक्ट और बाकी क्षेत्रीय संगठनों को भी पड़ेगा। तो सर इसका सीधा सा जवाब ये है कि आज का वर्ल्ड जो है वो जियो इकोनॉमिक ऑर्डर पे काम कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है सर कि जियो पॉलिटिकल जो रीजन थे वो अब अप्रासंगिक हो गए हैं। ये दोनों रीजन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट चल रहा है सर फ्रेंडशोरिंग का, जो आपके जियो पॉलिटिकल पार्टनर हैं वही आपके जियो इकोनॉमिक पार्टनर भी बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में तो इन क्षेत्रीय संगठनों की और भूमिका बढ़ती नजर आएगी आने वाले समय में। जैसे आसियान होगा, EU होगा, तो ये और रेलेवेंट नजर आएंगे। कुछ हो सकता है कि चैलेंजेस आए, बट हाँ ये इनरेलेवेंट हो जाए ये नहीं होगा सर। फ्रेंड शोरिंग हो गया, नियर शोरिंग हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी हमारे आसपास के देश हैं हम उनके साथ ट्रेड अपना ज्यादा करना चाह रहे हैं क्योंकि वहां हमको ज्यादा बेनिफिट होगा, वहां हमारा एक्सपेंडिचर कम आ रहा है। फ्रेंड शोरिंग के जरिए हम अपना एक जियो पॉलिटिकल जो हमारा विजन है हम उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं, जो हमारे मतलब जो अदर थ्रेट को काउंटर कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसको कंक्लूड कर देते हैं इस पूरे डिबेट को। अगर ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, पहली 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझनी है। फर्स्ट थिंग ये है कि क्या रीजनलिज्म जो है वो अंडर थ्रेट है दुनिया में? तो इसका जवाब ये है कि एक इस वर्ल्ड सिस्टम वर्ल्ड ऑर्डर में एक साथ 2 चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हर एक कंट्री अपनी नेशनल सॉवरेंटी को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, यानी ये कम बैक किया है। नेशनल सॉवरेंटी जो है वह कम बैक किया है क्योंकि हर एक नेशन की अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका स्पेसिफिक सलूशन होगा, पर्टिकुलर सलूशन, यूनिवर्सल सलूशन नहीं होगा। तो इस चीज़ ने जो है यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको रीडिफाइन करने का कोशिश किया है। जो रीजनलिज्म जो अब चलेगा उसमें इस चीज़ को लेकर चलेगा कि यूनिवर्सलिटी और पर्टिकुलरिटी ये दोनों चीज़ें साथ साथ को एग्जिस्ट करेंगी।
तो यहाँ पर एक तो नेशनल गवर्नमेंट का जो रेलेवेंस है वो बढ़ेगा, वो अपने स्पेस में जो है नेशनल लेवल पर जो रिफॉर्म्स वगैरह करेंगी वो अपना वो स्पेस लेकर चलेंगी। यानी हम एक नए तरीके के रीजनलिज्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर जो अभी सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही थी, अभी फ़िलहाल इस ट्रांजिशनल वर्ल्ड में इट इज़ नॉट पॉसिबल। पहली चीज़ तो ये है। लेकिन क्या रीजनलिज्म जो है कमज़ोर होगा? तो ये तो 100% मतलब कि ये फॉल्स है, ये हो नहीं सकता है। जो वहाँ पर अमित ने बोला है कि जियो पॉलिटिकल जिनके अपने जो है कन्वर्जेंस हैं, उनके ही जियो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस होंगे, क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स दुनिया में बढ़े हैं, अभी तक तो माना जा रहा था कि भाई दुनिया जियो इकोनॉमिक हो चुकी है, हर एक फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमी पे चल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से दुनिया को हम देख रहे हैं, उस दुनिया में जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स बढ़े हैं, और जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स को मीट आउट मतलब उसका चैलेंज जो लोग कर रहे हैं एक दूसरे से, वह इकोनॉमिक फ्रंट पर कर रहे हैं। जैसे यूएस और चाइना के बीच में जियो पॉलिटिकल अगर वॉर स्टार्ट है तो उसका लड़ाई वो इकोनॉमिक वॉर की तरफ से है, ट्रेड वॉर की तरीके से है। तो अगर जो है आपके जो जियो पॉलिटिकल पार्टनर हैं उनको मजबूरी होगा जियो इकोनॉमिक पार्टनर बनने का, तो यूरोपियन कंट्री के सामने अगर रशिया चैलेंज है तो एनर्जी फील्ड में कोऑपरेशन करना अब इन सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने सबसे बड़ा रियल थ्रेट, ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने थ्रेट है। तो इसलिए यहाँ पर जो है अब ये जो कंट्री हैं इनके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वह कैसे फिर से अपने आप को यूनाइट करें और मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन सोल्यूशन वहाँ पर लेकर आए। तो इसलिए रीजनलिज्म तो इररिलेवेंट होने से रहा। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है अभी जिस चीज़ को रीजनलिज्म, जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो अभी तक अवॉइड कर रहे थे, इवन इंडिया, वो था असिमिट्री बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके अंदर इनइक्वलिटीज़ हैं, एक कंट्री बहुत ताकतवर है, दूसरी कंट्री बहुत कमज़ोर है, अगर इस तरीके की स्थिति होगी तो यह नेचुरल अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। ये अदर जो ब्लॉक थे उनमें तो विजिबल था। जैसे इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया में मतलब साउथ एशिया में सार्क जो है उसमें पूरी तरीके से पावर, जो बैलेंस ऑफ पावर था वो इंडिया की तरफ टिल्टेड था, और उसका रीज़न हमने रिजल्ट देखा कि बिग ब्रदर सिंड्रोम यहाँ पर देखा गया। हम यूरोपियन अगर कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकली दे आर इक्वल, वो कोई ऐसा लार्ज कंट्री और वीक कंट्री वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली वहाँ पर इनइक्वलिटीज़ हैं। सेम सिचुएशन आसियान में, CMLV कंट्री, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम वाला जो है, और बाकी के जो आसियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। नाफ्टा में अगर हम देखें, मैक्सिको एक तरफ और अमेरिका कनाडा दूसरी तरफ, तो इस तरीके वाली जो असिमिट्री है, इस असिमिट्री का सलूशन वहाँ पर निकालना होगा। और इसका एक तरीका जो है जो इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ था, मतलब सार्क के लेवल पर, जो बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया, वो था सब रीजनलिज्म का। यानी कि यहाँ पर जो है जो सलूशन अगर निकालने हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन्हें सब रीजनल लेवल पर भी जो है अलग अलग तरीके के फोरम, मतलब कि पैक्ट करने होंगे, एग्रीमेंट करने होंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पर करनी होंगी, तब ये चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव हो पाएंगी। तो रीजनलिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस जियोपॉलिटिकल जो है दुनिया में, और इसको हर कंट्री जो है चूज़ करेगा और प्रमोट भी कर रहा है। लेकिन नेशनल जो है इंटरेस्ट, पर्टिकुलर इंटरेस्ट, ये स्पेस इनको मिलने वाला है नियर फ्यूचर, और यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होता है EU के कंसर्न में। अब एक दूसरा सवाल ये है कि इंडिया जो है उसके लिए EU का इम्पोर्टेंस क्या है, या यूरोप का, ओवरऑल यूरोप का क्या इम्पोर्टेंस यहाँ पर है। तो पहले एक दो चीज़ें यहाँ पर समझ लें कि इंडिया जो है उसके लिए यूरोप तो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें बड़ा सपोर्ट मिला, टेक्निकल कोऑपरेशन वगैरह यहाँ से होते रहे हैं। और आफ्टर 2002 जब से इंडिया और यूरोप का समिट होना स्टार्ट हुआ है एपेक्स लेवल पर, तब से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दो ऐसे फ्रंट हैं जहाँ से इंडिया को बड़ा बेनिफिट हो रहा है। हमारे बहुत से इम्पोर्टेंट जो है प्रोडक्ट्स या जो है टेक्निकल जो है इक्विपमेंट वगैरह, हम इनसे इंपोर्ट करते हैं और इनको हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमारा एक मेजर ट्रेड पार्टनर है, ये छोटा मोटा ट्रेड पार्टनर नहीं है यूरोप। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ आपका हमेशा से कॉन्टैक्ट रहा है, यू हैव ट्रेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड यूरोपियन कंट्रीज़, तो इसलिए आपके लिए एक बेस यहाँ पर है। तो यह जब बेस यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास है यूरोपियन यूनियन से कनेक्ट होने का, तो ये आप लोगों को मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन को और ज़्यादा नज़दीक आने का मौका देता है।
तो ट्रेड के फील्ड में भी, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में भी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ अगर हम चलें, और वो है स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस। ये एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे आ रहा है। अभी तक इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में या यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि यूरोप तो यूएस का, नाटो और उन सब का एलाई था, और इंडिया जो है रशिया के नज़दीक रहा है। अभी भी इंडिया रशिया के नज़दीक भी है और इनके सबके भी नज़दीक यहाँ पर है। लेकिन स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस जो अभी हम बात कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन के सामने जो सबसे बड़ा थ्रेट है वह है कि यूएस लीडरशिप को का एक्सेप्टेंस। क्या यूएस लीडरशिप को पूरी तरीके से ये लेकर चलें? तो यूरोपियन यूनियन जो है या यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वह डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं, यानी कि अब वो अपनी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से यूएस पे नहीं रखना चाहते। इन फ्यूचर जो है वह अपना पैरेलल सप्लाई चेन, पैरेलल एनर्जी जो है मार्केट, पैरेलल जो है यहाँ पर मतलब रॉ मटेरियल्स, इन सब चीज़ों के लिए ये एक पैरेलल नेटवर्क यहाँ पर बनाना चाहते हैं। अब इसमें जो है इंडिया इन लोगों के लिए एक मेजर यहाँ पर पार्टनर बन सकता है, और इसलिए स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस जो है इंडिया के लिए यूरोपीय यूनियन का और यूरोपीय यूनियन के लिए इंडिया का बढ़ रहा है। पहले इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम यूरोपियन यूनियन को देखें तो हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक बेनिफिट इन लोगों के साथ है वो ये है कि एक तो डिफेंस कोलेबोरेशन जो है हमारा जो चल रहा है, डिफेंस में फ्रांस स्पेशली राफेल हमने वहाँ से लिया है, और फ्रांस आगे भी हमारे लिए और भी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, उन कंट्रीज़ के साथ भी आर्म्स डील पर लगातार टॉक वहाँ पर हो रहा है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि इंडिया जो है वह अपने मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना चाहता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडो पैसिफिक रीजन में वो अपना लीडरशिप रोल यहाँ पर चाहता है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम हो सकता है वह यूरोपियन कंट्रीज़ का हो सकता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वह फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, क्लीन एनर्जी के एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो ऐसे में ये जो इन्वेस्टमेंट का जोन है ये महत्वपूर्ण है। अभी जिस तरीके से इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पर डेवलप हो रहा है, अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होती है ये कॉरिडोर, तो इसका रिजल्ट ये रहेगा कि इंडिया यूरोप बहुत नज़दीक आने वाले। ये एक नए तरीके का इक्वेशन यहाँ पर बनेगा, और इस इक्वेशन को अगर हम नाम दें तो किस तरीके से इसको पहले समझिए। पहले दिन हमने बोला था कि देखिए दुनिया में दो पावर ब्लॉक अभी दिख रहे हैं, एक इंडिया यूएस का और एक चाइना का। बाकी के जो मिडिल पावर्स हैं वो मिडिल पावर्स जो हैं एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में लगी हुई हैं, यानी यूएस पर और चाइना पर किसी, न रसिया का चाइना पे ट्रस्ट है, न इंडिया का यूएस पे ट्रस्ट है, और न यूरोप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकता है यूएसए पर। यूरोप भी जो है, लेकिन यूरोप की अभी कंपल्सन है यूएसए के ऊपर। ये जो यहाँ पर अगर यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में ये कॉरिडोर बन रहा है और डिपेंडेंसी यहाँ पर बढ़ती है, इन फ्यूचर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में ये जो मिडिल पावर्स हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी जो है वह मिडिल पावर के ही रूप में है, तो ये जो है अपना एक अपने को सरवाइव करना इनके लिए आसान रहेगा। अदरवाइज़ यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो आने वाले समय में सैचुरेट कर सकती हैं। तो और जिस तरीके से इमर्जिंग इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है वो सैचुरेशन ज़्यादा हो सकता है। तो यानी यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के थ्रू वह इंडो ओशन रीजन में और डेवलपिंग इन कंट्रीज़ में वह अपना इमेज में कवर करने में और अपना प्रेजेंस बढ़ाने में वहाँ पे कर सकती है। तो इंडिया इनके इस अपने मतलब स्टेटस की वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ से इन्वेस्टमेंट हैवी जो है इन एरियाज़ में पा सकता है, जो इंडिया का लीडरशिप जो रोल है वह उसको मजबूत कर सकता है। खासकर हमने कहा कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, तो यहाँ पर ये इनके कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रहे हैं। तो दो तरीके का कन्वर्जेंस है, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है और स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसी में पहली चीज़ जो है जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि ये जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर है ये कितना प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो कौन स्टार्ट करेगा? शिवम। सर आईएमएक्स से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा आपके मिडिल ईस्ट का और फिर यूरोपियन यूनियन का, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा। फर्दर जो हमारी लुक वेस्ट की पॉलिसी है
उसमें भी ये हेल्प करेगा। दूसरी चीज सर ये है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये उसको भी काउंटर करेगा एज ए अल्टरनेटिव जो आईएमएफ है। तो सर जियो इकोनॉमिक्स में सर इसकी यही इंपॉर्टेंस है। और तीसरी सर, जैसे कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, ये अभी तक पेट्रो डॉलर इकोनॉमी रही है, तो एट द सेम टाइम ये भी सोच रही है अपनी इकोनॉमी को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। तो उस केस में मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए एक जो सबसे बड़ा मार्केट हो जाएगा वो यूरोपियन यूनियन का उनको मिल जाएगा। और इसके अलावा इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, एट द सेम टाइम वहां पर जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करके जो मिडिल ईस्ट कंट्री है लाइक सऊदी अरेबिया और यूएई, ये अपनी इकोनॉमी को भी डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे अच्छी चीज़ चल रही है इस वक्त, वो ये देखा जा रहा है, जो अपने आंसर में भी हम लोगों को कोट करना है, कि मिडिल पावर बड़ी स्मार्ट हो चुकी हैं। ये जो हेजुमनी है, मोनोपोली है, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि हर चीज़ को डाइवर्सिफाई कर दीजिए। सप्लाई चेन आपका डाइवर्सिफाई हो जाए, मार्केट आपका डाइवर्सिफाई हो जाए। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब मिडिल पावर है। और ये जो यूएस और चाइना की हेजुमनी है, इस हेजुमनी को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो यहाँ अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो चाइना का यूनिलैटरल डोमिनेंस वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा वर्ल्ड वाइड। जो यूनिलैटरल डोमिनेंस अभी, मतलब ओवर डिपेंडेंसी ऑन चाइना आर ओवर डिपेंडेंसी ऑन यूएस से, ये दोनों ओवर डिपेंडेंसी को कम करना इसके थ्रू पॉसिबल हो पाएगा, जो सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरा, यूरोप के, अभी हमने जैसा कहा कि जो सामने थ्रेट है, वो थ्रेट क्या है? रशिया से क्या थ्रेट आ रहा है? एनर्जी क्राइसिस। अगर ये कॉरिडोर सक्सेसफुल होता है तो यूरोप को फ़ायदा क्या हो रहा है? एनर्जी का। यूरोप को एनर्जी का फ़ायदा होगा, और मिडिल ईस्ट को जो है अपना एक नया एनर्जी मार्केट, मतलब ऑलरेडी एनर्जी मार्केट है, लेकिन अब इससे और ज़्यादा आसान यहाँ पर हो जाएगा। तो एक तो ये जो है नया एनर्जी रूट बन रहा है, ये मतलब यूरोपियन, अगर हम यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करें। एक और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि ये जो रीज़न यहाँ पर है, ये इंडो और मेडिटेरियन जो रीजन, इंडियन ओशन और मेडिटेरियन ओशन, ये एक तरीके का नया यहाँ पर कंसेप्ट आ रहा है। मतलब एक तो इंडो पैसिफिक का रीजन हो गया, जो अभी तक पावर हब था, लेकिन जिस तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ का, इजराइल से लेकर गल्फ़ कंट्री को अगर हम देखें, ये बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाली इकॉनमी है। और उधर यूरोपियन कंट्री और इधर इंडिया, तो इंडो मेडिटेरियन जो एक सिमिट्री बन रही है, मैट्रिक्स बन रहा है, ये एक नए तरीके के पावर ब्लॉक की पॉसिबिलिटी को लेकर आ रहा है। तो यानी वर्ल्ड ऑर्डर में मल्टीपल पावर ब्लॉक बनने की पॉसिबिलिटीज़ है। ये सब इवॉल्विंग फेज में सबका विकास हो रहा है। ये डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन सिस्टमैटिक तरीके शेप लेता है। तो यहाँ पर जो है ये मतलब ये जो कॉरिडोर है, इसके अगर जियो इकोनॉमिक दुनिया भर की चीज़ें हम बता सकते हैं, लेकिन जो इसका जो स्ट्रेटजिक है कि ये न्यू पावर ब्लॉक, इमरजेंस ऑफ न्यू पावर ब्लॉक, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन कंट्रीज़, ये एक नए तरीके का पावर ब्लॉक यहाँ पर आ सकता है। तो ये भी एक बड़ा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पे चैलेंजेस बहुत हैं इस कॉरिडोर को लेकर। अभी सबसे पहला तो वही इजराइल और फ़िलिस्तीन का वहाँ पर चल रहा है। दूसरा, फंडिंग का प्रॉब्लम आएगा। इस पूरे कॉरिडोर को फंडिंग कौन करने वाला है? तो यहाँ पर चूँकि ग्रीस, इसका यूरोपियन अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रीस में आके मतलब ग्रीस उनका पॉइंट्स है। सदर्न जो है, जो उनका फ्रंट मतलब गेटवे है यूरोप का, जो सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, क्या वो इतने कैपेबल यहाँ पर हैं उस तरीके से? क्या यूरोपियन यूनियन इसे जो है वो मतलब वही है कि खुले दिल से, ओपन हार्टली जो है इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि नॉर्थ यूरोप के कंट्री उसको हेजिटेट करें वहाँ पर। तो एक तो इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर कब तक चलेगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, फंडिंग किस तरीके का रहेगा उस पर। तीसरी जो प्रॉब्लम यहाँ पर है, मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। अभी अरब और इजराइल जो है जो रिलेशन है, उनमें फिर से एक टेंशन वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो अगर सऊदी अरब, यूएई ये सब जियो इकोनॉमिकली सब काम करना स्टार्ट किए, तो इस्लामिक यूनिटी, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, उसकी यूनिटी कमज़ोर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि तुर्की जो है वह इस्लामिक हेजुमनी बनाने की कोशिश वहाँ पर करेगा। ये जो मतलब ये जो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
ये असल में तरक्की पर डिपेंडेंसी को कम करने का भी एक यहाँ पर जो है मतलब इसको बनाया गया है हथियार। तो लेकिन तरक्की जो है अब इस चीज़ को, क्योंकि तरक्की का इम्पोर्टेंस, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस कम कर देगा ये जो रूट होगा, और इजराइल का जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बढ़ा देगा। तो ऐसे में तरक्की जो है वह इस्लामिक वर्ल्ड में डिवीज़न करने का एक एफर्ट कर सकता है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, तरक्की फैक्टर और जो इजराइल अरब के रिलेशन है वो भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर बन सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर जो है देखना है कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस रूप में इस साल के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो नया ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है यहाँ पर। तो एक तो ये यहाँ पर है। दूसरी चीज़ जो है इंडिया और यूरोप के बारे में जब हमने कहा तो यहाँ पर कुछ नए चैलेंजेस हैं, मतलब जो रिलेशन है, देखिए बायलैटरल ट्रेड यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एनर्जी कोऑपरेशन आईएसए के फोरम पे हो रहा है, डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स ये मतलब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स यहाँ पर हैं, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर, दुनिया भर की चीज़ें हैं ये सब। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम एफटीए आज भी जो है बना हुआ है। क्या लगता है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एफटीए अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? अमित। थोड़ा सा इसमें कम कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ शिवम। सर मेन जो रीजन है, जैसे 2007 से ही हमारा नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका है और मोर देन 60 राउंड्स ऑफ डिस्कशन भी हो चुके हैं, बट अभी तक हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाए। उसके कुछ रीजंस हैं, जैसे काफी जगह डाइवर्जेंस है। पहला जो एक है आईपीआर का इशू। इंडिया में क्या है, इंडिया सपोर्ट नहीं करता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट को, जबकि यूरोपियन यूनियन में जो आईपीआर है काफी इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज है, मेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उनका। तो वो आईपीआर के लिए एक है वीक आईपीआर रिजीम मानते हैं वो इंडिया को। सेकंड, इंडिया को उन्होंने डेटा सिक्योर नेशन का स्टेटस नहीं दिया हुआ है, तो एक वो इशू है। तीसरा इशू है सर डेयरी सेक्टर में। डेयरी सेक्टर में इंडिया अपने मार्केट को ओपन नहीं करना चाहता है, जबकि ईयू कि कुछ कंट्रीज हैं वो काफी अच्छा डेयरी में उनका है, तो वो चाहते हैं कि उनको इंडिया का मार्केट का एक्सेस मिले। और इसके अलावा सर अभी कुछ है पॉइंट्स डिस्कस हो रहा था। हाँ मुकेश। मुकेश। ये सर वर्तमान अभी रिसेंट टाइम में जो इशू आ जा रहा है वो इन्वायरमेंटल इशू की जगह, इन्वायरमेंटल इशू जैसे कि इंडिया के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल चीजों पे वो क्या करते हैं, उसे मतलब उसकी जो वैल्यू है वो कम करके, और उनका जो अभी नॉर्मल कार्बन टैक्स और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट, ये बाकी जो सारे चीजें हैं, ये भी एक हो सकती है सर। नहीं, बड़ा इशू है। मेन तो इशू यही है कि एक तो जो अभी तक यूरोपियन कंट्रीज रहे हैं वो तो मतलब सर इसके अलावा सर इसके अलावा कि ये सर्विस सेक्टर में भी है, क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो सर्विस सेक्टर है, और इंडिया चाहता है कि हमको लार्जर एक्सेस मिले, स्पेशली जो मोड 4 वाला है, जहां पर जो हमारे स्किल्ड वर्कर हैं दे कैन गो देयर एंड दे कैन वर्क एंड एट द सेम टाइम दे कैन सेंड देयर रेमिटेंसेस। तो वहां भी यूरोप काफी हेजिटेट है कि मतलब हम उतनी एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, स्पेशली सर्विस सेक्टर जो कि मोड 4 है। मेन तो यही प्रॉब्लम ही है यहाँ पे कि ये जो मतलब कि कंट्रीज़ हैं, जब से ये यहाँ पे रिसेशन आया है तब से ये जो प्रोटेक्शनिस्ट इनकी पॉलिसीज़ हैं वो सबसे बड़ा रीज़न बन चुकी हैं, और इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स इनके बीच में बहुत ज़्यादा रहे। जैसे इंडिया का क्या रहा, पहली चीज़ तो इंडिया ने अपना सारा इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन में कर दिया था, और ब्रिटेन के ही साथ उसके कोलैबोरेशन ज़्यादा वहाँ पर थे, इसीलिए ब्रिटेन तो ज़्यादा मतलब कि फेवरेबल था कि वो चाहता था कि एफटीए वगैरह हो। बहुत से लोगों का कहना है कि ब्रेक्सिट का एक रीज़न ये भी था कि ब्रिटेन जो है वह अनसेटिस्फाइड था इंडिया के साथ जो टॉक चल रहा था, और ब्रिटेन अपनी सेपरेट इकोनॉमिक पॉलिसी चाहता था। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये हेजिटेंट हुए हैं आफ्टर रिसेशन, तो इनकी ये अपने मार्केट को उस तरीके से जो है चाइना का जिस तरीके से यहाँ पर अब तक रहा है इम्पैक्ट जो है, तो अब वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं कि एक दूसरी कंट्री भी आए और उनके मार्केट से फ़ायदा वहाँ पर उठाए। तो इसलिए जो है एफटीए यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। दूसरा चीज़ ये है कि इन दोनों की इकॉनमी का जो नेचर है,
एफटीए देखिए सक्सेसफुल कब होगा, जब कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज हों, वहाँ पर कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी अगर होती हैं तो वहाँ पर जो है एफटीए वगैरह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर जो है अगर हम देखें इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो ये कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर एक तरीके से कंपटीशन भी वहाँ पर चल रहा है। जैसे अभी अगर जैसे डेयरी इंडस्ट्री वाला ही एग्जांपल आया, यहाँ पर एग्रीकल्चर का एग्जांपल है कि उन एरियाज़ में इंडिया हेजिटेंट है कि वो ट्रेड करने का मतलब इच्छुक नहीं है, और यूरोप जो है उसको ओपन कराने का फोकस कर रहा है। जिन एरियाज़ में यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो कमज़ोर हैं, इंडिया वहाँ पर मजबूत है, उन एरियाज़ में यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं चाहती हैं कि वहाँ पर जो है वो ओपन हो। तो इस वजह से जो है यहाँ पर दोनों तरफ से एक रिलक्टेंसी वहाँ पर दिखाई दे रही, मतलब ट्रेड चाहती हैं दोनों कंट्रीज़ कई ऐसे मामले हैं जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो डेवलप हैं, ये डेवलपिंग है, तो कॉम्प्लीमेंट्री तो बहुत सी जगहों पर हैं, लेकिन कुछ कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ पर कॉम्पिटिटिव इन नेचर हैं, उन्हीं एरियाज़ की वजह से कंसेंट यहाँ पर बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से एक तो एफटीए यहाँ पे नहीं करे। तीसरी एक और चीज़ है, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, इंडिया यूरोप के मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं है। इंडिया जिस तरीके से वेस्ट और नॉर्थ जो यूरोप है वहाँ पर उसका प्रेजेंस है, मतलब वेस्ट सेंट्रिक है पूरी तरीके से, लेकिन जो सदर्न अगर हम यूरोप की बात करें उसके साथ इंडिया के जो रिलेशन है वो हमें काफ़ी यहाँ पर वीक दिखाई देंगे। तो या ईस्टर्न जो है रोमानिया, मोल्डोवा, बुल्गारिया, हंगरी, क्रोएशिया, ये सब जितने कंट्रीज़ हैं, इंडिया का प्रेजेंस ही यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में जो कंट्री जिनका इंडिया के साथ जो ट्रेड नहीं है या जिनके लिंकेजेस नहीं हैं, तो उनके साथ जो है वो उतनी मतलब वहाँ पर जो है इंडिया का जो लॉबिंग होना चाहिए एफटीए के लिए, वो लॉबिंग वह कुछ सर्टेन कंट्रीज़ हैं दे आर वेरी इंटरेस्टेड, बाकी जो है वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस वजह से भी जो है ये पेस जो है धीमे यहाँ पर चल रहा है। कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ उस माहौल को बनाती हैं, उसको उठाती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ वहाँ पे नहीं करती हैं। अभी जिस तरीके से सदर्न कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ में इंडिया ने अपनी डाइवर्सिफाई रिलेशन को करना स्टार्ट किया, जैसे इटली के साथ तो ज़बरदस्त, इटली तो पूरी तरीके से चाइना की कॉलोनी बन चुका था, वहाँ से उसने अपने को डीकोलोनाइज करके पूरी तरीके से इंडिया से कनेक्ट कर दिया है। ग्रीस जो है वो हमारा पॉइंट बनेगा जब कॉरिडोर हम वहाँ पर बनाएंगे, तो इस वजह से वहाँ पे भी हम एंट्री करेंगे। तो हमारे लिए जो है इस रीजन में एंट्री करना वो आसान रहेगा। तो इसलिए बहुत से लोगों का ये मानना है कि आने वाले समय में जो है ये यहाँ पर सेंसिटिव लिस्ट जो है रख कर और कुछ एरियाज़ में जो है एफटीए वहाँ पर स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वहाँ पर करेंगे। तो एफटीए अब पॉसिबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ब्रिटेन में भी जो लेबर पार्टी आई हुई है उसका भी एक इंक्लाइनेशन है। माना जा रहा है कि ऋषि सुनक की गवर्नमेंट में ये सब इशूज़ डिलेड हुए अननेसेसरी, और ब्रिटेन में जो है एक ब्रेक्सिट का जो बेनिफिट मिलना चाहिए था ब्रिटेन को वो भी नहीं मिल पाया है। तो इस वजह से अगर यहाँ पर स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, यानी अगर जो है ब्रिटेन के साथ एफटीए हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है ईयू के साथ भी दिखेगा, तो ईयू के साथ भी वहाँ पर चलेगा, लेकिन ये मानते हुए कि ईयू और इंडिया के कुछ एरियाज़ ऑफ कंसर्न है, कॉम्पिटिटिवनेस जहाँ पर है, और वहाँ पर जो है हो सकता है कि वो लोग एफटीए को में इंक्लूड उसको न करें। और कंक्लूजन भी यही होना चाहिए कि एटलीस्ट जो है जो एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है वहाँ पर एफटीए कर लिए जाए और उसके थ्रू आगे वहाँ पर बढ़ा जाए। तो ये चीज़ें हैं। और ये है कि जैसे अभी कार्बन टैक्स वाला जो इशू आया है, तो ये समझना होगा इंडिया को भी कि जो अलग अलग इकोनॉमी से अगर आपको जो है अपने रिलेशन बनाने हैं तो इंडिया को भी अपने इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। इंडिया जो है जो वो एक लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं है, तो आप कभी भी डील करने अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको भी एनर्जी ट्रांजिशन से इंडिया ऑलरेडी गुजर रहा है और इसको स्पीड देना होगा। आप जो काम कर रहे हैं उनको स्पीड देना होगा। आपका टैक्सेशन सिस्टम अभी बहुत पुअर है, आपको उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपके यहाँ पर अभी भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्वालिटी जिस तरीके की होनी चाहिए उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इंडिया जो है उसको भी अपने को ट्रांसफॉर्म करना होगा। ये डिपेंड करेगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ उसके रिलेशन इन फ्यूचर क्या कैसे बनेंगे। लेकिन हाँ, ये श्योर है
कि इंडिया के लिए यूरोपियन यूनियन बहुत वैल्यूएबल होने जा रहा है अगर जो हेजोमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर जो अब तक का रहा है हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो, और इंडिया वह एक मेजर रोल मतलब मेजर पावर अगर बनना चाहता है तो यूरोपियन कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ का अगर सपोर्ट इंडिया के साथ आ गया तो ये इन फ्यूचर इंडिया के लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड करेंगे।